थाइलकोबालामीन टाइप की या और भी किसी चीज़ों की डेफिशिएंसी से बीमारी जन्म लेती है, उसका इन्वेस्टिगेशंस भी हमारे पास काफ़ी हद तक मौजूद है। क्लिनिकल डायग्नोसिस जनरली बनाई जाती है। चिकित्सक के पास जब हम जाते हैं तो चिकित्सक उस बीमारी को पेशेंट की कंप्लेंट से पहचान लेते हैं और उसकी प्रॉपर जांच कराते हैं। प्रॉपर जांच भी कई बार होती है कि कुछ डेफिशिएंसी होती है तो उसकी जांच हुई, फिर सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह वगैरह बहुत सारी जांचें आज मॉडर्न युग में मौजूद हैं। अब मैं अपने सबसे पहले मैं अपने सबसे सीनियर डॉक्टर नवनीत कुमार साहब से आग्रह करूंगा, मधुकर कटियार साहब कृपया आगे बढ़ाएं। जानते हैं कि आज अल्जाइमर डे मनाया जा रहा है और इस बीमारी के बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ भी हैं जो कि मैं आज दूर करना चाहूँगा। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि नॉर्मली 40 वर्ष की उम्र के बाद से बॉडी के हर ऑर्गन की सेल्स धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाती है, चाहे वो लिवर हो, किडनी हो, बाकी बॉडी टिश्यूज हों और ब्रेन टिश्यूज हों। और इसकी डिग्रेडेशन 60 इयर्स की उम्र के बाद थोड़ा बढ़ जाता है और इसका और बढ़ना फर्दर 80 साल पे शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली भी देखा जाए तो शायद 60 साल की उम्र के बाद से धीमे धीमे एज द एज प्रोग्रेसेस our brain functions also decline gradually। इसको हम लोग नॉर्मल एजिंग प्रोसेस कहते हैं। तो भूलना हमारी जिंदगी के अंदर, भूलना और चीज़ों को भूल जाना एक नॉर्मल प्रक्रिया है जिसको हम लोग नॉर्मल एजिंग कहते हैं या जिसको हम लोग मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट यानी एमसीआई भी कहते हैं, इसको एमसीआई भी कहते हैं। सिर्फ भूलना अल्जाइमर डिजीज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली। हर उम्र पे हम लोग भूल जाते हैं चीज़ों को, यंग भी हैं, मिड एज के हैं या ओल्ड हैं, भूल जाते हैं, लेकिन भूलना इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अल्जाइमर डिजीज। जब तक अल्जाइमर डिजीज में भूलने के साथ साथ बाकी फंक्शंस भी इफेक्ट हो जाएं, जैसे कि हमारी इंटेलिजेंस, इसमें कि कैप टेस्ट होता है, सी फॉर कैलकुलेशन, ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड पी फॉर प्रैक्टिकल फंक्शन, वो अफेक्ट हो जाने शुरू हो जाते हैं। या इसके साथ साथ हमारी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, हमारा बात करने का तरीका, हमारा बैंक जाके काम करना, कैलकुलेशंस करना, इसके अलावा प्लानिंग करना, तो बदल जाता है, इफेक्ट हो जाता है। और या फिर चौथा सिम्टम्स का जो है वो है साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस, डिप्रेशन है, गुस्सा आना है, चुप हो जाना है या हेलुसिनेशंस होने हैं। ये उसके 4 फीचर्स हैं इस बीमारी के। पहला तो मेमोरी कम होना, दूसरा है हमारी इंटेलिजेंस का इफेक्ट हो जाना, नंबर 3 हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का इफेक्ट हो जाना, और चौथी चीज़ जो है वो है साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस। इसलिए ऐसे पेशेंट्स अक्सर यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, वो डायग्नोस नहीं हो पाते। लोग सोचते हैं, घर के लोग सोचते हैं कि तो फैमिली में शायद नॉर्मल एजिंग प्रोसेस हो रही है। तो जब तक इस बीमारी में भूलने के साथ साथ बाकी 3 में से कोई फंक्शन साथ में और डेवलप ना हो रहा हो, तब तक इसको हम अल्जाइमर डिजीज नहीं कहते। मेमोरी इम्पेयरमेंट प्लस इंटेलिजेंस इफेक्ट, और मेमोरी इम्पेयरमेंट प्लस एग्जीक्यूटिव फंक्शन अफेक्टेड, और मेमोरी इम्पेयरमेंट विद साइकियाट्रिक मैनिफेस्टेशंस अफेक्टेड, देन वी विल कॉल इट एज अल्जाइमर डिजीज। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है समझने की इसमें कि हमारे देश में आजकल इस समय हम लोग की जो औसत आयु है वो करीब 72 ईयर्स के आसपास है। यानी कि हमारी जो नॉर्मल जो एजिंग है, नॉर्मल हमारी जो लाइफ स्पैन है वो 72 साल के आसपास है। लगभग 5-6 वर्ष पहले ये हमारा जो एज स्पैन था एक 68 ईयर्स था, और पिछले 6 साल में ये बढ़ के 72 चला गया। इसमें भी जो है मेल्स की जो आयु है वो करीब 72.2 ईयर्स के आसपास है, और फीमेल्स की जो आयु मानी गई है वो 72.6 ईयर्स के आसपास, यानी फीमेल्स लिव लॉन्गर देन मेन। अब जिस देश में जो डेवलप्ड स्टेशंस हैं जैसे कि अमेरिका है, वहाँ पे ये उम्र 80 साल है, डेनमार्क में ये उम्र 82 साल है, जापान के अंदर ये भी उम्र करीब 82 के आसपास है। तो डेवलप्ड नेशंस में जो लाइफ स्पैन लोगों का है वो ज़्यादा है, 78, 80 के बाद है। क्योंकि हमारा एक डेवलपिंग नेशन है इसलिए हम लोग की उम्र कम है, 72 साल के आसपास है। लेकिन जैसे टाइम आएगा, टाइम बढ़ेगा, उसके साथ साथ ये उम्र बढ़ती चली जाएगी। तो नेचुरली when you have more aged people in the country, you will have more number of Alzheimer's disease patients.
इस समय हमारे देश के अंदर 60 ईयर्स के ऊपर पॉपुलेशन करीब 10% के आसपास है, यानी करीब 14 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन 60 ईयर्स के आसपास है। और उसमें 6 to 7% पेशेंट्स को, लोगों को ये बीमारी इस समय अफेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में इस समय लगभग 88 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगले 5 साल बाद ये नंबर तेजी से बढ़ेगा, शायद आसानी से 1 करोड़ पहुंच जाए और क्रॉस कर जाए। इसलिए इस बीमारी को कवर करना, समझना, इसके बारे में जानकारी देना और पाना बहुत ज़रूरी हो गया है। अवेयरनेस ज़रूरी है क्रिएट होने की, क्योंकि इस बीमारी के शुरू में तो इलाज संभव है। बीमारी जब बढ़ जाती है, मॉडरेट और सीवियर स्टेज में कोई दवा काम नहीं करती इसमें, तब जो है एट द मर्सी ऑफ देयर केयर टेकर्स टू द फैमिली उनको मैनेज करती है, दवाएं दिलाती है, खिलाती पिलाती है और खाते बैठाती है। और स्टेज 4 में जाने के बाद पेशेंट जो है कंफर्म टू द व्हील चेयर, वो टॉयलेट भी कपड़ों में करेगा, फिर मूव नहीं कर पाएगा। तो उस समय जाने के बाद जो है ये दिक्कत हो जाती है फैमिली मेम्बर्स के लिए, केयर टेकर्स की। ज़रूरी इसलिए ये है कि शुरू के अवस्था में इसको पहचान लिया जाए, इसको डायग्नोज किया जाए और इसका ट्रीटमेंट किया जाए। थैंक यू। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जितनी जल्दी इसकी डायग्नोसिस कर ली जाए, उतना ही बेहतर उसकी बची हुई लाइफ स्पैन को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। डायग्नोसिस होती है कि आपको डिमेंशिया है, भले अल्जाइमर्स हो या अन्य प्रकार की डिमेंशिया हो। सबसे पहले तो हम लोग ये करते हैं कि अन्य कारक ढूंढते हैं जो कि डिमेंशिया की तरह दिखते हैं पर डिमेंशिया नहीं होते। वो होते हैं थायराइड की कमी या थायराइड की बढ़ोतरी, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 की कमी, और आपके ब्रेन में ट्यूमर या फोड़े जैसे कोई भी चीज़ हो जो कि प्रेशर डाल रही हो। ये सारे कारण हैं जिनको अगर आप ठीक कर लेंगे तो व्यक्ति वापस आ जाएगा, वो डिमेंशिया से ग्रसित नहीं कहलाएगा। डिमेंशिया बेसिकली एक समूह है जिसमें सबसे अधिक 70% अल्जाइमर्स आता है, दूसरा फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया होता है, तीसरा लीवी बॉडी डिमेंशिया होता है और तीसरा सिनुक्लेइन रिलेटेड डिमेंशिया होता है। इस बीमारी में देखा जाए तो 3 तरह की पैथोलॉजीज पाई गई हैं। एक तो हमारे ब्रेन में खासतौर से हिप्पोकैम्पस, जहाँ पर याददाश्त शुरुआत होती है, हम लोग एनकोडिंग करते हैं, वहाँ पर बीटा एमिलॉइड इकट्ठा होने लगता है और ग्लायल सेल जो कि रोज उसको साफ करते हैं, उनकी गतिविधि कम हो जाती है। और साथ ही जो न्यूरॉन्स रहते हैं उनमें एक प्रोटीन होती है जो कि कम हो जाती है। इन्हीं पे आधारित दवाइयाँ का अब 20 साल बाद शोध के बाद में दवा उपलब्ध हुई है, पर वो दवा इतनी महंगी है कि एक डोज जो कि IV हर महीने दी जाती है 20 लाख के करीब है और इंडिया में उपलब्ध नहीं है। बाकी दवाइयाँ केवल आपके संचार को बढ़ाने के लिए काम करती हैं, जिनमें कि रिवास्टिगमिन, डोनपेनेजोल, गानापेजिमेब और लेटर स्टेज में मिमेंटिन। मिमेंटिन की वजह से होता ये है कि इसमें ग्लूटामेजिक सिस्टम की वजह से कैल्शियम डिपोजिशन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करती है। अब जल्दी डायग्नोसिस हो गई तो शुरुआत में सब लोग रोना पीटना मचेगा, अवसाद से जाएंगे, पर उससे उभरने के बाद में फिर अपनी बची हुई ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। वो अपनी सारी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, विल बना सकते हैं, जो भी उनकी अधूरी इच्छाएं रह गई हैं वो पूरी कर सकते हैं और ज़िंदगी को एक सकारात्मक रूप से ले सकते हैं, और जो जो कमियां आ जाती हैं उनको स्वीकार करते रहते हैं। इस तरह करने से उनको और उनके सेवादारों को, दोनों को बहुत फ़ायदा मिलता है। दूसरी बात ये रहती कि एक व्यक्ति की अगर सेवा करे डिमेंशिया का, तो 24 घंटे की बजाय उसे 36 घंटे काम करना पड़ता है। तो इसलिए अति आवश्यक है कि हम हर शहर में
डिमेंशिया केयर सेंटर्स बनाए, जिसमें गाड़ी आए, सवेरे ले जाए और शाम को वापस कर दे, ताकि घर वालों को थोड़ी देर के लिए राहत मिले। इस समय दिल्ली में केवल एक डिमेंशिया केयर सेंटर है इतने पूरे बड़े प्रदेश में। अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर रवि कुमार साहब। रवि कुमार साहब अपने संक्षिप्त में बताएंगे कि हमारी समाज को क्या इफेक्ट होता है जब ये बीमारी होती है। थैंक यू अनुराग। पहले तो हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे अनुराग को कि आज वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे के दिन इस गोष्ठी का जो है वो आयोजन किया गया, जिसमें हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले हमारे फ्रेंड डॉक्टर नवनीत कुमार ने बहुत ही सब चीज़ें डिटेल में बताई और ये भी बताया कि पॉपुलेशन वाइज भी ये बीमारी अब बढ़ रही है। डाटा को देखें तो ये पता चलता है कि 1950 में 35 ईयर्स से 36 ईयर्स थी एवरेज लाइफ इंडिया में, और आज की डेट में वो 72 हो गई। तो नेचुरली जब ये बीमारी 60 साल के बाद अपना प्रकोप दिखाना शुरू करती है, तो आगे आने वाले समय में ये और पेशेंट्स बढ़ेंगे। तो अभी से ही उसके लिए अगर हम लोग कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हैं तो वो भी लें, जिससे कि उससे बचा जा सके। क्योंकि एक बार जब ये हो जाता है तो पूरा ये क्यूरेटिव नहीं हो पाता है। आप क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की इम्प्रूव करते हैं, बट ये है कि उस तरह की नहीं है कि जुकाम बुखार आया था चला गया। वो एक बार आ जाएगा तो फिर रहेगा आपके साथ, और उसके बहुत सारे जो पैरेलल चीज़ें हैं वो भी आ जाती हैं। तो अभी से अगर हमारी जनता को भी और पता चले इन पेशेंट्स के बारे में, तो सबसे देखिए इम्पोर्टेंट इस चीज़ में ये है कि आपकी जनरल हेल्थ के साथ साथ आपका खान पान, कुछ खास चीज़ें देखा गया, जैसे कि जिसको मेडिटेरियन डाइट होती है माइंड, जिसमें कि वो कहते हैं कि आप हरी सब्जियाँ, मौसम के फल, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाइए, और क्या चीज़ें अवॉइड करिए, जैसे कि रेड मीट है या चीज़ प्रिपरेशंस हैं या ज़्यादा तली भुनी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें लॉन्ग रन में आपकी ब्लड सप्लाई को ब्रेन की कम करती हैं, और एक एसिटाइलकोलिन नाम का केमिकल भी कम होने लगता है। तो उसी से इसकी शुरुआत होती है। सारी दवाइयों का भी जो विकास हुआ है वो इसी तरह से हुआ है कि हम लोग एक चीज़ जिसको कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स कहते हैं, उनको बना के किसी तरह से एसिटाइलकोलिन का लेवल जो है वो ठीक करें। तो अब वैसे तो ये बड़ा चर्चा का विषय है, मगर इसके बारे में हम लोग इनिशिएशन लेने जा रहे हैं या ले रहे हैं, और हमारे जो पत्रकार बंधु यहाँ पर हैं, इसको भी अगर वो पब्लिश करेंगे या अच्छा प्रेजेंट करेंगे तो कॉमन आदमियों को इसकी नॉलेज बढ़ेगी। और इंटरवेंशन के लिए, इनिशियल इंटरवेंशन के लिए तो जो हमारे स्पेशलिस्ट यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइकेट्रिस्ट या साइकेट्रिस्ट लोग अवेलेबल हैं, वो भी अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं कि कैसे जो है वो आप अपना बचाव करें और कैसे जो है वो इम्प्रूव करें। थैंक यू सर। मैं निवेदन करूंगा हमारे वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर कलीम अहमद साहब से कि कृपया संक्षिप्त में समाज के विषय में बताएं कि क्या जागरूकता लाई जा सकती है इस विषय में, कैसे उसका बचाव किया जा सकता है। धन्यवाद डॉक्टर अनुराग। हमारे सभी सीनियर लोगों ने डिमेंशिया के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई, और जो साइंटिफिक पहलू थे वो काफ़ी अच्छे कवर हुए हैं। लेकिन बिना जनमानस की भागीदारी के कोई भी कार्यक्रम सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। उसमें हमारा जो भी यहाँ मीडिया मौजूद है उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है कि लोगों तक जो अच्छाई की बातें हैं, जो भी इंटरवेंशंस आए हैं, प्रोग्राम्स आए हैं, क्योंकि जैसे सभी लोगों ने बताया कि अगर अर्ली इंटरवेंशन होता है,
यानी कि शुरुआती दौर में अगर बीमारी की पकड़ अच्छी हो जाती है तो इलाज भी अच्छा होता है और रिजल्ट भी अच्छे होते हैं और लोगों का मन भी अच्छे रिजल्ट देखकर खुश होता है और उसको वो काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जो शुरुआती दौर की जो बीमारियों के लक्षण होते हैं कि याददाश्त में कमी आने लगती है, शॉर्ट मेमोरीज की, उसके साथ साथ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आती हैं। उन्हीं दिनों में अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह ली जाए, क्योंकि जैसे कि जो मेन यहाँ का ऑब्जेक्ट है प्रेस रिलीज करने का भी, कि ज़्यादातर लोग जाने तो शुरुआती दौर में अगर बीमारी नहीं पकड़ी आती और लेट आते हैं तो इंटरवेंशंस के बहुत फ़ायदे नहीं मिलते हैं और आदमी के या आम लोगों के दिमाग में ही जाता है कि भाई इसका फ़ायदा नहीं, डॉक्टर को दिखाया तो था, देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन शुरुआती दौर में एक तो इलाज भी सस्ते रहते हैं, रिजल्ट भी अच्छे आते हैं और लोगों का मन भी करता है कि इलाज करा लें, तो दवाएं भी उपलब्ध हैं और उसके साथ साथ जो घर वालों का मरीज के प्रति जो व्यवहारिक परिवर्तन है, जैसे मान लिए कि अब उसकी याददाश्त कम है तो बहुत बार ये लोगों के लिए सामाजिक तौर से उपहास का भी कारण बनता है। लोग बार बार आके पूछते हैं अच्छा मुझे बताइए कौन है, और हंसने लगते हैं, ऐसा देखिए बता नहीं पाए इतने बूढ़े हैं। अब उन बेचारों की तो याददाश्त गड़बड़ है लेकिन उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो पता चला उन्होंने धीरे धीरे बोलना ही बंद कर दिया, बताना ही बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा जब फील्ड आया उनको कि हमारे साथ तो ऐसा व्यवहार हो रहा है तो ये भी होता है। तो उन दिनों पर लोगों के लिए सलाह ये है कि भाई जा करके अपना नाम ही बता दें या जो उनसे पूछ रहे हो उन्हें पहले बता दें, जिससे उनकी मेमोरी पर लोड ना आए, ब्रेन फंक्शन पर लोड ना आए, तो आसानी से उस चीज़ को याद कर पाएँ या कई कई बार जाकर बता दें। उनके लिए एक नियमित जगह सुनिश्चित कर दें जिससे कि वो बाथरूम में वहीं अपनी जो पुरानी मेमोरी है उस पर जा कर के अपने बाथरूम की जगह बाथरूम कर लें या खाने की जगह खाने की टेबल पर खाना खा लें। बार बार उनको बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का भी माइंड को फिर से स्ट्रेस पोजीशन में जाने में भी जो मेमोरी जो होती है उसमें भी डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, बल्कि और तेज़ी से डिटोरिएशन आता है। अगर उनको इन अर्ली इंटरवेंशंस उनके साथ किए, मान लिए बहुत जगह तो यही नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि लोग ये मान चुके होते हैं कि 60 साल के बाद आदमी सठिया जाएगा और उल्टी सीधी हरकतें करेगा और उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं है और बेचारा वो इसी ख़राब कंडीशन में चला जाएगा। जबकि लोगों का जो पर कैपिटा इनकम वगैरह बढ़ा है और लोग अगर जानकारी हो जाए तो लोग अपने माँ बाप को हो सकता है कि अच्छी तरीके से देखभाल भी कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि अगर ये छोटी छोटी बातें समाज के ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाएं आपके सहयोग से तो लोगों का फ़ायदा भी होगा और लोग अच्छी जो भी ज़िंदगी बची है वो खुशहाल ज़िंदगी जी पाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस बीमारी के मुख्य कारण और लक्षण क्या होते हैं, शुरुआती कैसे पहचाना जाए, कैसे ये बीमारी हो रही है? देखिए, एक तो जैसा कि ये बताया गया कि इसमें साइकेट्रिक एस्पेक्ट भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यानी मनोविकार, यानी आपके व्यवहार में किसी तरह का बदलाव जो कि पहले नहीं था। तो सबसे पहला तो हमारे हिसाब से हम लोग के यहाँ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में इस तरह के स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन सब मरीजों के तो कराए नहीं जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का उसके 60 साल के आसपास के आदमी के 50 साल के आदमी में आपको लगे कि व्यवहार में उसके बदलाव आया, तो आप उसको अवश्य जो है वो डॉक्टर के पास ले जाएं और डॉक्टर ही जो है वो उसको इस बात का इंडिकेटर मिल जाएगा कि ये डिमेंशिया की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ अल्जाइमर ही नहीं, और भी तरह के डिमेंशियाज होते हैं। नेट रिजल्ट सबका अल्टीमेटली सीरियस होता है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की एज वेल एज उसके साथ रहने वालों की बिगाड़ता है। आमतौर पर डॉक्टरों में मरीजों में देखा गया कि अगर इस तरह का मामला हुआ सीधे न्यूरो के पास जाते हैं, तो अब क्या वो जिम्मेदारी निभाते हैं कि ये मेरा नहीं दूसरे का, दूसरी जगह जाइए, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ज़रूर होता है। देखिए, न्यूरोलॉजिस्ट की भी बेसिक ट्रेनिंग में साइकियाट्री रहती है और वो लोग उसको आसानी से पहचान भी लेते हैं और इनिशियल इंटरवेंशन भी कर सकते हैं, जब तक कि कोई ख़ास ऐसा कारण ना बने, मैनेजमेंट इश्यूज़ ना हो जो साइकियाट्रिस्ट इसको लेके। तो शुरुआत तो इलाज की है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो न्यूरोलॉजिस्ट लोग कर ही लेंगे और फिर आवश्यकता होगी तो हम लोगों का एक नेटवर्क है, आपस में भी हम लोग
जुड़े हुए हैं, तो अगर साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत होगी तो साइकेट्रिक हेल्प के लिए इसके बाद इसकी क्या गंभीर बीमारी हो जाती, मान लीजिए इससे ध्यान नहीं दिया गया तो ये बढ़ गई, तो किस रूप में आ जाती है? बढ़ के सबसे ज़्यादा तो व्यवहारिक समस्याओं के रूप में वो आएगा, जिससे डे टू डे क्वालिटी पेशेंट की एज वेल एज उसके वातावरण की बिगड़ेगी, जो प्राइमरी चीज़ है। बाकी और अगर वो बढ़ता जाएगा, जो भी उसके प्राइमरी कारण है उनको ट्रीट नहीं किया गया, तो धीरे धीरे शारीरिक बीमारियां भी और हो जाएंगी, उसका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। अगर उसको ज़्यादा कुछ समय तक जीना था तो उसके पहले ही जो है वो पेशेंट जो है वो सर्वाइव नहीं कर कुछ पाएगा। खान पान भी मुख्य कारण हो सकते हैं। खान पान तो शुरुआत से ही मुख्य कारण है। ये देखा गया, जो एक डाइट बनाई गई मेडिटेरियन डाइट जो है वो इसीलिए बनाई गई है, जिसमें सजेशंस दिए गए हैं कि ये चीज़ें खाइए और ये चीज़ें अवॉइड करिए। तो उस तरह का अगर नॉलेज कॉमन आदमियों को हो हमारे यहाँ, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उनकी अच्छी हो जाएगी और जो इस बीमारी से भी बचेंगे। बहुत सारी चीज़ों ज्ञानता के वश हम लोग बस खा रहे हैं, होटल में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, पैक फूड, ये फूड, और उसमें वो सब चीज़ें हैं जो कि आपको नुकसानदायक हैं, खास तौर से माइंड के लिए। और सिर्फ खाना पीना ही नहीं, आपकी लाइफ स्टाइल, आप लोगों से मिलजुल रहे हैं तो आपका चांस रहेगा कि आपको साइकेट्रिक इश्यूज कम हो, आप एंग्जाइटी अपनी रिलीज करते रहेंगे और खुश भी होते रहेंगे, हंसी होगी तो उसका भी जो है फ़ायदा होगा। सिमिलरली एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप एक नेचुरल वो रेगुलर एक्सरसाइजेज वगैरह कर रहे हैं तो भी आपकी फिजिकल फिटनेस इंक्लूडिंग मेंटल फिटनेस अच्छी रहेगी। तो जितना ही आप मिलनसार रहेंगे, मिले जुलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, खाना अपना ठीक रखेंगे, उतना चांसेस कम है कि आपको डिमेंशिया। दिमाग और चाल का कितना प्रभाव रहता है एक दूसरे के पूरे? दिमाग और चाल जो चलते हैं, जैसे लड़खड़ाहट होती, ये भी कोई कारण हो सकते हैं क्या? हाँ, ये भी कारण हो सकते हैं। कारण प्राइमरी कारण ये नहीं होगा, ये पहले से जो और कारण है वो उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं और आपके चाल को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा होगा। जानबूझ के कोई आदमी ऐसे चाल नहीं वो करेगा, वो धीरे धीरे अपने आप ही वैसी हो जाएगी। थैंक यू सर। देखिए, न्यूरो और मनोचिकित्सक इनका एक कॉम्बिनेशन है, तभी इसीलिए सर को एज अ न्यूरोलॉजिस्ट और सर को एज अ न्यूरो साइकेट्रिस्ट हम लोगों ने यहाँ पे इनवाइट किया है। दोनों का एक कोरिलेशन है। कुछ चीज़ें जब हमारी डिमेंशिया है वो रिलेटेड है न्यूरो से, कुछ चीज़ें रिलेटेड है साइकेट्री से। और खान पान तो कुछ खान पान हम सर से भी निवेदन करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें, सब्जियां खाना कुछ ऐसा बताएं जो कि मीडिया अपने न्यूज़पेपर में जनता के लिए प्रस्तावित करे कि वो डाइट उनको लेनी चाहिए। आपने दो बहुत ही अहम सवाल पूछे जी। एक, इसकी भयानकता स्थिति क्या हो सकती है, और दूसरा, खान पान और जीवन शैली में क्या परिवर्तन किए जाएं। जी सर। इसका भयानकता ये हो सकती है कि हमें माँ बाप तो अपने वो 80 साल के ही शारीरिक रूप से दिखें, पर दिमाग उनका धीमे धीमे घट के 2 साल के बच्चे की तरह, 1.5 साल की बच्चे की तरह, 1 साल, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने, अंततः वो टट्टी पेशाब करते रहते हैं और बेड सोर से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक बहुत लंबी गुड बाय है, बहुत बड़ी सैड गुड बाय है, जो पूरे परिवार के लिए बहुत ही दुख भरी होती है। अब जितना हमारा बैंक बैलेंस ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हम अच्छी तरह खर्च कर सकते हैं। तो इस बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, मेंटल बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए हमें शारीरिक रूप से सक्रिय होना है, तंबाकू, शराब, मादक पदार्थों को एकदम छोड़ देना है, मानसिक रूप से भी सक्रिय होना है, घूमने जाना है, सामाजिकता बढ़ानी है, और एंड तक आपको कुछ ना कुछ नया सीखना है। जब भी आप सीखते हैं तो नए न्यूरॉन्स बनते हैं, ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स बनते हैं, नए सिनेप्सेस बनते हैं और इसी प्रक्रिया कम होती है। तो ये हाँ, और जहाँ तक खाने की बात है तो खाने में आप रंग बिरंगी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब्जियों में सब कुछ खाइए और फलों में सब कुछ खाइए और मौसम के हिसाब से खाइए, अधिकता में कुछ मत खाइए।
हाँ, साथ ही साथ अगर आपको हाइपरटेंशन है तो और डायबिटीज़ है, मोटापा है और डिसलिपिडीमिया है, तो इन सब से भी इन बीमारी का बढ़ना बच जाता है। तो इसको जल्दी कंट्रोल कर लेंगे तो इसका, अगर आप सारे 12 जो पहलू हैं इनको आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप डिमेंशिया को 40% तक घटा सकते हैं, या अगर होगा भी तो लेट होगा। मैं डॉक्टर नवनीत कुमार साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा सवाल है कि जब आप कहीं पे जैसे कोई आदमी 4 लोग खड़े हैं तो डॉक्टर कलीम ने उस चीज़ को मेंशन किया था, सर से भी उसके एक्सपर्ट कमेंट्स चाहता हूँ कि किसी ने पूछा कि ये कौन जा रहा है। अब उस आदमी उसको बहुत अच्छी से पहचानते तो हैं पर उनका नाम नहीं याद कर पा रहे हैं। रमेश जा रहा है, उनको रमेश याद था पर वो बोल नहीं पा रहे हैं कि ये रमेश जा रहा है। सर इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही कॉमन फेनोमेना है बेसिकली। इट डज नॉट मीन कि उसको बीमारी है पेशेंट को, है ना। देखिए अक्सर होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं नाम भूल जाते हैं और जब मिलते हैं तो नाम उनको याद नहीं आता। जब बोलते हैं कि ये नाम था, हाँ यही नाम था, तो वो रिकॉल कर लेते हैं उसको। इसलिए इस तरह की चीज़ें कि नाम भूल गए, किसी को पहचानना भूल गए, तो ये कोई बीमारी नहीं है। ये बेसिकली या तो आदमी एग्जॉस्टेड है, टायर्ड है, या वो थोड़ा सा उसको एजिंग शुरू हो चुकी है, बट इट्स नॉट अ डिजीज। डिजीज तभी होगी जब पेशेंट्स को, उस व्यक्ति की मेमोरी के साथ साथ जो है बाकी की फंक्शन भी इफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ कि नाम ना याद रहना, कुछ देर बाद नाम याद अपने आप आ जाता है जब उसकी जरूरत नहीं रहती है। इसी के विपरीत एक नॉर्मल कंडीशन होती है फोटोग्राफिक मेमोरी। एक बार जो देख लिया, सुन लिया, ये भी नॉर्मल चीज है, कभी नहीं भूलेंगे। डॉक्टर एनसी मिश्रा प्रोफेसर थे सर्जरी के KGMC में। 2 लाइन बस सर कह के खत्म करेंगे, बस 2 मिनट और। खाने के लिए पूछा था आपने कि क्या खाएं ना खाएं, तो मोटे मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि फैट्स एंड शुगर्स ये जो है वो ज़्यादा ना खाया जाए, क्योंकि इससे जो है वो आपको इस तरह की होने की संभावना बढ़ सकती है। और तीसरा ये है कि जो खाना चाहिए, जिसको कि माइंड डाइट, जो मेडिटेरियन डाइट बताई गई है अल्जाइमर्स के लिए, उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स, बीन्स, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, खाना ही चाहते हैं, तो फिश इज़ ए बेटर ऑप्शन रादर देन मटन, एंड चिकन भी कम खाएं उसके कंपैरिजन में। और किसी को बहुत ज़्यादा अगर अल्कोहल का वो है तो वाइन्स आर प्रेफर्ड रादर देन क्रूड अल्कोहल। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल डॉक्टर कलीम अहमद साहब से है कि हमारे यहाँ जो इंडियन डाइट है और जो फॉरेन कंट्रीज की डाइट है, चाइनीज हो गई या कॉन्टिनेंटल डाइट हो गई, उसमें सबसे अच्छी डाइट आप किसको मानते हैं और कौन सी ऐसी डाइट है जो सबसे ज़्यादा इसमें हेल्प करती है? इसके अलावा अनुराग, एक जो हाल के दिनों में जो बहुत बड़ा फैक्टर जो यहाँ पर इंडियन कंटेक्स्ट में आ रहा है, विटामिन डी की शॉर्टेज आ रही है। जब से ये AC के यूज़ ज़्यादा आए हैं तो अक्सर देखा जा रहा है कि हमारी जो कार्यशैली है या दिनचर्या है उसमें AC का बहुत यूज़ है और उसमें विटामिन डी शॉर्टेज हो रही है और उससे डिमेंटिक सिम्टम्स बहुत आ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं कि वो अल्जाइमर्स डिमेंशिया होगा, लेकिन डिमेंटिक सिम्टम्स बहुत आ रहे हैं। तो हमारे ट्रॉपिकल कंट्री जैसे इंडिया है, जहाँ धूप बहुत दिनों तक रहती है, साल में काफ़ी दिन रहती है, तो हमारी एक दिनचर्या में सन बाथ के साथ एक्सरसाइज अगर जुड़ जाए तो इसके जो इम्पैक्ट हैं लाइफ में वो रिड्यूस हो जाएंगे। दूसरा जो ये डाइट के बारे में, अलग अलग कंट्रीज़ की डाइट के बारे में बात की है, तो बेसिकली होता क्या है कि डाइट उस कंट्री के इन्वायरमेंटल फैक्टर और वहाँ की जो उपलब्धता होती है उन पर सुनिश्चित होती है। नो डाउट्स कि जो वर्ल्ड वाइड है वहाँ पर इंडियन जो डाइट है उनके जो कंपोजिशंस हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स के हों चाहे वो नॉन बेस के हों, उनके कंपोजिशनल वेरिएंट में इंडिया की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। चाहे वो स्पाइसेस हों, उनका
जो टेस्ट और कंपोजिशन बेटर है, तो उससे देखा गया कि जो यहाँ इंडिया की डाइट होती है, जो यूजुअल यूज़ होती है, वो बेटर मानी जाती है बजाय अन्य तरीके की डाइट्स की। जहाँ बस फ़र्क यही है कि हम कभी कभी फैट और इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, वो खराबी है। लेकिन अगर स्पाइसेस और उन सब चीज़ों का यूज़ रहता है तो बेहतर रहता है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या शरीर कोई ऐसा रसायन छोड़ता है, केमिकल छोड़ता है, जो पैथोलॉजी टेस्ट में आ सकता है, जिससे ये पता लग जाए कि अब आदमी को ये लक्षण आगे भयंकर हो सकते हैं? रसायन तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली देखिए, दो सिस्टम होते हैं एंजाइम्स के ब्रेन के अंदर। कोलिनर्जिक सिस्टम होता है, जिसकी वजह से इसकी कमी होने की वजह से बीमारी शुरू हो जाती है, उसको हम लोग एस्टिमेट नहीं कर सकते। लेकिन जो हम लोग सीटी हमारे कराते हैं, उसमें हम लोग देख लेते हैं कि ब्रेन के कुछ स्पेशल पार्ट्स में, हिप्पोकैम्पस वगैरह में एट्रोफी हो जाती है। और किसी पेशेंट को अगर सिम्टम्स आ रहे हैं बीमारी के और उसके एमआरआई में वो हिप्पोकैम्पल एट्रोफी दिख जाती है, तो ये शो होता है कि उसको शायद बीमारी हो सकती है। केमिकल का आई एम नॉट अवेयर कि केमिकल्स का सर हमारे शरीर में नहीं, पर हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जो द्रव होता है, जो हमारे पूरे दिमाग को और स्पाइन को उसके अंदर डुबोए रखता है, वहाँ ब्लड नहीं होता है, वो काली फ्लूइड होता है। उसमें अगर हम इन्वेसिव तरीका है निकाल के बीटा एमिलॉइड और टाउ प्रोटीन का रेशियो देख लें, तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, इनको होने की संभावना है। पर मरीज को बताना भी बहुत खतरनाक काम है। उसमें कई तरह की लीगल पहलू हैं, कई तरह के हैं कि वो अभी से ही मरने की सोचने लगेगा, पता नहीं उसको 10 साल बाद में हो या 20 साल बाद में हो। प्रोग्रेस के रूप में जरूर उसको देख सकते हैं, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, फंक्शनल एमआरआई से वो भी प्लाक्स देखे जा सकते हैं। तो केवल ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में बीटा एमिलॉइड और